माँ बेटी की बहुत ही प्यारी, दिल छू लेने वाली कहानी। एक माँ की अपनी बेटी की खुशी के लिए संघर्ष। काव्या, क्या बात है बेटा, इतनी उदास उदास क्यों हो आजकल? देख रही हूँ सारा दिन कमरे में ही बंद रहती हो, ना कहीं आना ना कहीं जाना। आजकल तुम्हारी सहेलियाँ भी नहीं आ रही। मालती ने जब उस दिन सुबह सुबह फिर एक बार काव्या का उदासीन चेहरा देखा तो पूछा, आप तो रहने ही दो माँ, आप ही का किया धरा है सब, और अब इतनी भोली बन रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं। उसने ही टपक कर मालती को जवाब दे दिया, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? अब मैंने क्या किया जो तुम इतनी भड़ास निकाल रही हो? मालती सपक कर बोली, अरे वाह माँ, बात तो ऐसे कर रही हो जैसे मुझे खुश देखने के लिए मरी जा रही हो। इतनी ही परवाह थी तो क्यों मना किया था पिछले महीने मुझे स्कूल ट्रिप पर जाने से? सब ने कितना सुनाया मुझे कि मैं तो अपनी मर्ज़ी से कहीं घूम फिर भी नहीं सकती। और मेरे जन्मदिन पर जब चाचू बोल रहे थे कि वो पार्टी दे देंगे तो कितने घमंड से तुमने मना कर दिया था कि जब हमारे पास पैसे होंगे हम सब पार्टी कर लेंगे। हमें किसी और के पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदनी। और तो और सबके बर्थडे पार्टी में हाथ के बने हुए छोटे मोटे तोहफे भिजवाकर मेरी तग हंसाई करवाई आपने। और पूछती हो कि मैं उदास क्यों हूँ? मैं पूछती हूँ कभी पैसा था ही कहाँ आपके पास मुझे खुशियाँ देने के लिए, जो इतना घमंड दिखाती हो आप सबको। और अगर कोई मुझे खुश करने के लिए अगर तोहफे या फिर पार्टी या फिर स्कूल पिकनिक पर भेज देना चाहता है तो इसमें हर्ज क्या है? मेरी खुशी के लिए ही तो सोचते हैं सब। कितनी हंसी उड़ाते हैं सब मेरी। मगर आपको क्या, आपको तो अपनी पड़ी है, अपने आत्मसम्मान की पड़ी है। आप क्यों मेरी खुशी के लिए किसी के आगे झुकेंगी? आपकी तो खुददारी आड़े आ जाएगी ना। काव्या ने जैसे दिल में दबी सारी भड़ास एक साथ ही निकाल दी। मालती की आंखों में से आंसू थे। सोच में पड़ी थी कि क्या इसी दिन के लिए उसने अपनी खुशियों का आईना बदला था। एक समय पर कुछ बड़ा करने की चाहत रखने वाली मालती की जब मुकेश से शादी हुई तो उसने अपने माता पिता की इच्छा के आगे अपनी खुशियों को छोटा पाया और अपनी खुशियां मुकेश और उसके परिवार में ही ढूंढना चाहा। मुकेश एक निजी कंपनी में इंजीनियर था। बहुत खुश थी वो मुकेश के साथ। प्यार, इज्जत, मान सम्मान सब कुछ तो था उनके रिश्ते में। इतना खो गई उन खुशी भरे पलों में कि मुकेश तक की बात नहीं मानी थी। उसने कहा था, सुनो मालती, तुम्हारी पढ़ाई हमारी शादी की वजह से बीच में ही छूट गई थी। सिर्फ 1 साल की बात है, तुम क्यों नहीं पूरा कर लेती अपना कोर्स? मुकेश ने उसे कई बार समझाना चाहा, लेकिन कुछ तो उसके खुद के माता पिता का दबाव था कि ससुराल में अब ये सब भूलकर सिर्फ गृहस्थी पर ध्यान देना। और कुछ शादी के 6 महीने बाद ही सास की सीढ़ियों से गिर जाने पर उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आने की वजह से उनकी जिम्मेदारी भी थी उसके ऊपर। हालांकि मुकेश नर्स लगवाना चाहता था, मगर तब परिवार की सेवा में ही अपनी खुशियां ढूंढती मालती ने उसकी एक न सुनी। फिर कुछ ही महीनों में मालती गर्भवती हो गई और उस दौरान बड़ी कठिनाइयों से गुजरी। घर पर किसी बड़े का न होते हुए उसकी सास ने उसे मायके जाने की सलाह दी। वहीं मायके में वो पूरा वर्ष रही थी, जिस बीच मुकेश अक्सर उससे मिलने आया करता। जब काव्या 3 महीने की थी तब मालती अपने घर वापस आई। अब बच्ची और सास दोनों का बोझ वो अकेली मालती नहीं उठा सकती थी, सो उन्होंने एक काम वाली भी रख ली जो लगभग हर काम में मालती की मदद कर दिया करती। मुकेश ने उससे तब भी कहा था कि अब भी देर नहीं हुई यदि वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है तो। मगर अब पूरी तरह से घर परिवार और बच्ची में रच बसी चुकी मालती इन सब चीज़ों के बारे में भूल ही चुकी थी। नहीं मुकेश, वो वक्त अब बहुत पीछे छूट गया जब मेरी खुशी खुद से जुड़ी थी। अब तो मेरी खुशियाँ सिर्फ आप लोगों को खुश देखने में हैं, वो मुस्कुराते हुए कह दिया करती। इसी बीच उसके देवर का भी विवाह तय हुआ, जिसका सारा कामकाज उसी ने संभाला था। देवरानी नौकरी करती थी और उसका दफ्तर उनके घर से दूर पड़ रहा था, तो शादी की कुछ ही महीनों के भीतर उसके देवर देवरानी एक अलग घर में शिफ्ट हो गए। मगर शायद उसकी सास ये नहीं समझ पा रही थी कि उनके वहाँ जाने की क्या वजह है। बहुत उदास रहने लगी थी और शायद इसी उदासी ने उनकी जान ले ली। उस रात कुछ तो हुआ था। उसके देवर देवरानी उस रविवार उनके यहाँ खाने पर आए थे, फिर माँ के कमरे में उनसे मिलने गए। कुछ देर बाद रसोई में बड़ी बहस की आवाज़
आने लगी। मुकेश भी उस रात शहर में नहीं था। वो कमरे में गई तो एकदम चुप्पी छा गई और यकायक उसके देवर देवरानी वहाँ से निकल गए। उसने अपनी सास से भी बहुत पूछने की कोशिश की, मगर उन्होंने कुछ ना कहा, बस उसके सर पर हाथ फेरा और मुंह फेर कर सो गई। सो क्या गई, वो दोबारा उठी ही नहीं। अगले दिन सवेरे जब वो उनके कमरे में गई तो वो दुनिया से जा चुकी थी। उसने अपने देवर को मुकेश को फ़ोन लगाकर बुलाया। अंतिम संस्कार के बाद अभी उनकी 13वीं भी नहीं हुई थी कि दोनों भाइयों में बहुत झगड़ा हुआ और जायदाद का बंटवारा हो गया। अब उसकी छोटी सी दुनिया में बस मुकेश, काव्या और वो रह गए थे। मगर इम्तिहान अभी बाकी था। शायद एक दिन दफ्तर जाते वक्त मुकेश का एक्सीडेंट हो गया और बहुत कोशिशों के बाद भी उसे बचाया ना जा सका। मालती पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कई कई दिन तक किसी से बात न कर। उधर देवर देवरानी ने भी जैसे उससे किनारा कर लिया था। उसकी माँ उसे मायके ले आई। कुछ दिन तो वो वहाँ उनके साथ आराम से रही। शायद सोच भी चुकी थी कि उन्हीं के साथ रहने का। मगर एक शाम अपनी भाभी को फ़ोन पर किसी से कहते सुना, खुद का तो संसार उजड़ गया, देवर तक तो पूछता नहीं, सो चली आई यहाँ हमारी खुशियों पर ग्रहण लगाने। सारा दिन मनहूस सा चेहरा बनाए बस घूमती रहती है। हमारा तो हंसना बोलना दुर्बर हो गया। पूरी रात अपने भाग्य को कोस कोस कर बहुत रोई। फिर सोचा कि आंसुओं का कोई मोल नहीं। अगर यूं ही उदास रहूँगी तो दुनिया जीने भी नहीं देगी शायद। सो अब उसे एक बार फिर अपनी खुशी तलाशनी होगी। उसने वापस अपने घर जाने का फैसला किया और सबकी मर्जी के खिलाफ वो अपने घर आ गई और गृहस्थी की बागडोर इस बार अपने हाथ में ली। नन्ही काव्या को संभालते हुए उसने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। तब इतना काम नहीं मिलता था उसे, और प्राइवेट नौकरी की वजह से मुकेश की भी कोई पेंशन नहीं थी। काव्या की स्कूल फीस भरनी थी तो सोचा देवर से मदद मांग ले। आखिर भाई की बच्ची के लिए इतना तो कर ही सकता है। 1 महीना तो उन्होंने पैसे दे दिए, मगर जब 2 महीने बाद फिर से ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। भाभी, मेरे खुद के भी खर्चे हैं, अब सारी उम्र तो आप लोगों का बोझ नहीं सह पाऊंगा। आप अपने माता पिता से मदद मांगिए ना। उसने 2 टूक सुना दिया। याद आ रही थी उसे उसकी नसीहत, मगर क्या करती। खैर, उस रोज़ सोच लिया कि अब किसी से कोई मदद नहीं मांगेंगी। जैसे तैसे मेहनत करके उसने घर संभाला। काव्या भी अब 8 वर्ष की हो चुकी थी। मालती के लिए काव्या की खुशी से ज़्यादा कुछ भी मायने नहीं रखती थी। इसी बीच मालती के लिए एक बहुत अमीर घर से रिश्ता आया, लेकिन वो काव्या को अपने घर नहीं ले जाना चाहते थे। मालती को ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी और उसने साफ इनकार कर दिया। शायद अगर वो विवाह हुआ होता तो मालती अपने दुखों को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल गई होती। मगर जिस बेटी के लिए उसने सब ठुकरा दिया, और तो और दिन रात अकेलेपन से लड़कर मेहनत करके उसे पाल पोसकर इतना बड़ा किया कि वह आज उसे कह रही थी कि उसे उसकी खुशियों की ज़रा भी परवाह नहीं है। ये कैसी विडंबना थी। फिर भी अब परिस्थिति उत्पन्न हुई थी तो उसे लड़ना तो था ही और जीना भी था। देखो काव्या, ये वही लोग हैं जिनके पास एक वक्त तुम्हारे स्कूल की फ़ीस भरने के पैसे नहीं थे। तब इन्हें तुम्हारी खुशियों का ख्याल नहीं आया कि अगर फ़ीस के अभाव में तुम्हारी पढ़ाई छूट गई तो तुम्हारा क्या होगा। वो लोग जिनके लिए तुम्हारे पापा ने कितना कुछ किया, उन लोगों ने तब उस मोड़ पर हमें मरने के लिए छोड़ दिया। जब तुम भूखी थी, जब मेरे पास काम नहीं था, तब इन लोगों ने हमारी सूद तक लेना ज़रूरी नहीं समझा। उस वक्त कहाँ थे ये लोग जो आज तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी देना चाहते हैं, और वो भी शायद सिर्फ इसलिए कि तुमने स्कूल में टॉप किया है और तुम्हारे नाम के साथ जुड़कर इन्हें भी वाहवाही मिलेगी। उस पार्टी में तुम्हारे दोस्तों से ज़्यादा इनके सगे संबंधी आते और नाम होता तुम्हारा और तुम पर खर्च का। बेचारी बच्ची का भी तो मन होता होगा ना पार्टी करने का, मगर इसकी माँ के पास तो कुछ है नहीं। सो हमने सोचा चलो हम ही कर दे पार्टी, साथ ही इसके टॉप करने का ये हमारी तरफ से इनाम भी हो जाएगा। ये कहकर तुम्हें नीचा दिखाया जाता, मगर तो क्या तुम खुश हो पाती। फिर क्या गलत किया मैंने ना कहकर। और अगर तुम्हारी सहेलियां को यहाँ आना नहीं पसंद या मेरे भेजे तोहफे नहीं पसंद, तो फिर उन्हें प्यार का मोल ही नहीं है। तोहफे पैसों से नहीं प्यार से आंके जाते हैं। और रही ट्रिप पर भेजने की बात, तो मेरे लिए
ये तुम्हारी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भूल मैंने अपने जीवन में की वो मैं दोहरा नहीं सकती। काश मैंने तुम्हारे पापा की बात मानकर अपनी पढ़ाई पूरी की होती तो हमें ये दिन देखने ही नहीं पड़ते। इसलिए अब मैं एक एक पाई जोड़कर तुम्हें बस अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहूँगी, जिससे कि आज नहीं तो ना सही मगर की उम्र की तुम्हारी खुशियाँ किसी के मोहताज ना हो, जिससे कि तुम हर मोड़ पर अपनी खुशियाँ खुद बटोर सको, ना कि औरों का चेहरा ताकती रहो या उनमें ही अपनी खुशियाँ ढूंढती फिरो। घूमना फिरना तो क्या है, एक बार पढ़ लिख जाओगी, अच्छा करियर होगा, सैलरी होगी तो दुनिया घूमती फिरना और हो लेना खुश। मगर अभी के लिए अगर अपने हालात में ही अपनी खुशियाँ नहीं ढूंढ पाओगी तो पूरा जीवन कभी खुश नहीं रह पाओगी। मेरी ये बात याद रखना। मेरे जीवन में भी एक मोड़ आया जब अगर मैं तुम्हें छोड़ देती तो आज शायद बड़ी आरामदेह ज़िंदगी जी रही होती, मगर मैंने उन भौतिक सुखों और खुशियों से ऊपर तुम्हें चुना। उन दिनों सबके रवैये को देखते हुए मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। सब कुछ छोड़ तुम्हारे पापा को भी भुलाकर मैंने खुद को तुम में ही झोंक दिया। तुम्हें बड़ा होता देखने में ही अपनी सारी खुशी समेट ली और आज ये तुम पर निर्भर है कि तुम्हें अपने जीवन को स्थायी खुशियों से भरना है या फिर क्षण भर की खुशियों से भरे पलों के धोखे में पड़कर खुद ही इस चक्रियों में फंसकर बाद में पछताना है। आंटी, मैं अंदर आ सकती हूँ? हाय काव्या, कैसी हो? काव्या की क्लासमेट रिंकी ने आने से उनकी बातों पर विराम लगा। अरे आओ बेटा, बहुत दिनों बाद, कहो कैसे आना हुआ? मालती ने पूछा। आंटी, वो एक्चुअली आपने जो दुपट्टा मेरे बर्थडे पर भेजा था ना, वो पापा के बॉस की वाइफ को बहुत ही पसंद आया था और ये जानकर कि वो घर में बना है उन्हें बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता हुई आपसे मिलने की, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी की अपनी ओढ़नी पर ही काम करवा ऐसी ही ओढ़नी स्पेशल गिफ्ट के तौर पर बनवाना चाहती थी, मगर उन्हें कोई मिल नहीं रहा था। सो अगर आप उनसे मिल लें तो। रिंकी ने कहा। हाँ ज़रूर बेटा, क्यों नहीं, मुझे उनकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। ठीक है आंटी, तो मैं कल उन्हें लेकर आती हूँ। काव्या, कल हम आराम से बैठकर बातें करेंगे, आज थोड़ा जल्दी में हूँ, कहकर रिंकी निकल गई। देखा काव्या, प्यार से बनाए सस्ते तोहफे में भी कई बार बहुत ताकत होती है। चलो अब तैयारी करनी पड़ेगी, इस ऑर्डर के बाद शायद तुम्हारे लिए कुछ और खुशियाँ खरीद पाऊँ, कहकर मालती अपने काम में लग गई। काव्या सारा दिन सोच में डूबी रही, जैसे उसकी सारी ज़िंदगी उसकी आंखों के सामने से गुजर रही हो। वाकई हर कदम पे जिस माँ ने खुद को उसकी मुस्कुराहटों के लिए झोंका था, आज उसने उसी पर इल्ज़ाम लगाकर उसके जीवन की एकमात्र खुशी छीन ली थी। शायद दूसरे दिन जब रिंकी आई तो माँ को उन लोगों से बात करते देख उनकी आंखों में जो आत्मसम्मान और स्वाभिमान की चमक दिख रही थी, उससे वो सही खुशियों के मायने शायद पूरी तरह समझ गई कि खुशियाँ दूसरों के पैसे या दूसरों के भरोसे खरीदी नहीं जा सकती, बल्कि खुद अपनी परिस्थितियों से लड़कर तो कभी समझौता कर कर कमाई जाती है। मुस्कुराते हुए माँ के गले लग बोली, माफ़ कर दो माँ मुझे, क्योंकि अभी मैं नासमझ हूँ, नहीं जानती थी कि जिन खुशियों की तलाश में मैं हूँ वो तुम्हारे आंसुओं से होके गुजरेंगी, मगर अब नहीं, अब मैं भी तुम्हारी तरह खुशियाँ कमाऊँगी, अपने लिए नहीं हमारे लिए। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ऐसी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।